हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्ज़ाम 27 अगस्त 2017 की शिफ्ट 2 में पूछे गए जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस शहर को फीफा अंडर 17 विश्व कप फाइनल की मेजबानी करने के लिए चुना गया था? किस शहर को फीफा अंडर 17 विश्व कप फाइनल की मेजबानी करने के लिए चुना गया है? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है गुवाहाटी और चौथा ऑप्शन है कोच्चि। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता, पर अब इसे आपको याद नहीं करना है क्योंकि यह 2017 का करंट अफेयर था। आपको 2021 का करंट अफेयर याद करना है। तो आपको याद रखना है कि वर्ष 2022 में भारत अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। आपको याद रखना है कि वर्ष 2021 में भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। यह खेल 2020 में आयोजित होना था, परंतु कोविड-19 महामारी के चलते इसे 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। और आपको फीफा का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है और वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो और इसका मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। निम्न शहरों में से किसे 12वें दक्षिण एशियाई खेल 2016 की मेजबानी की थी? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2 गुवाहाटी में, पर आपको अब इसे भी याद नहीं करना है क्योंकि यह 2016 का करंट अफेयर था। आपको याद रखना है 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन दिसंबर 2016 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किया था। तो इसका आयोजन नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया गया था 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? पूछा गया आपसे भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? पहला ऑप्शन है विक्टोरिया मेमोरियल, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय, तीसरा ऑप्शन है भारतीय संग्रहालय और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। तो पूछा गया भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भारतीय संग्रहालय। भारत का सबसे पुराना संग्रहालय भारतीय संग्रहालय है और यह संग्रहालय पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। पश्चिम बंगाल के सीएम हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? पूछा गया आपसे त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? पहला ऑप्शन है इम्फाल, दूसरा ऑप्शन है डिब्रूगढ़, तीसरा ऑप्शन है अगरतला, चौथा ऑप्शन है कोहिमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के सीएम है बिप्लब देब और त्रिपुरा के गवर्नर हैं रमेश बैस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्यों में से कौन सा होशंगाबाद में है? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्यों में से कौन सा होशंगाबाद में है? पहला है बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा है डिंडोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा है बांधवगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और चौथा है चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में स्थित है और होशंगाबाद में ही सिक्योरिटी पेपर मिल भी स्थित है। यह आपसे कई बार पूछा जाता है, तो आप लोग याद रख लें कि सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। 16 जून 2017 को किस सीमा पर भारत चीन का गतिरोध स्टैंड ऑफ शुरू हुआ? पूछा गया आपसे 16 जून 2017 को किस सीमा पर भारत चीन का गतिरोध शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डोकलाम सीमा पर। डोकलाम सीमा भूटान की हा घाटी, भारत के पूर्व सिक्किम जिला और चीन के यादोंग काउंटी के बीच में स्थित है और आए दिन इस पर विवाद होता रहता है भारत और चीन के मध्य। तो आप इसे याद रखें कि डोकलाम सीमा कहाँ है। तो यह भारत के सिक्किम में पूर्व जिला के अंतर्गत आती है और इसे भूटान और चीन अपने नक्शों में दर्शाता है, इसलिए यह विवादित क्षेत्र है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7।
मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? पहला ऑप्शन है 1993, दूसरा ऑप्शन है 1992, तीसरा ऑप्शन है 1995 और चौथा ऑप्शन है 1990। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1993 में। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 में पारित हुआ था और भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1959 से लागू की गई थी और संविधान में पंचायती राज व्यवस्था की सलाह महात्मा गांधी जी ने दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जन मार्ग द्वारा दोनों को जोड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ पर जल मार्ग है ये। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल मार्ग द्वारा दोनों देशों को जोड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन श्रीलंका, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान और चौथा ऑप्शन है चीन। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2, बांग्लादेश। पर यह भी 2017 का करंट अफेयर था। तो आपको यहाँ से बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका और बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। इतना याद रखना है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है तो ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? पहला ऑप्शन है बैल, दूसरा ऑप्शन है बाघ, तीसरा ऑप्शन है गाय और चौथा ऑप्शन है शेर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जम्मू और कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था? पूछा गया आपसे जम्मू और कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1946 को, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1957 को, चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 26 जनवरी 1957 को। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को पारित किया गया था और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया था। इसे भी आपको याद रखना है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य को अब 2 भागों में विभाजित करके जम्मू कश्मीर और लेह नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू के पहले उपराज्यपाल थे जीसी मुर्मू और वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं गीता मित्तल। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11। जलाभिषेक अभियान किसने प्रारंभ किया? पूछा गया आपसे कि जलाभिषेक अभियान किस राज्य ने प्रारंभ किया? पहला है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश राज्य ने। जलाभिषेक अभियान को मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया था। तो यह भी आपको 2016-17 का करंट अफेयर था जो कि अब याद नहीं करना है आपको। अभी आपको वर्तमान में मध्य प्रदेश ने कम से कम 7 या 8 योजनाएं 2021 और 2020 के बीच चलाई हैं, तो वो सभी योजनाएं आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12। 1815 में निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? पूछा गया आपसे 1815 में निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, तीसरा ऑप्शन है विजय कृष्ण गोस्वामी, चौथा ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी तथा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा 2 सभाओं की स्थापना की गई थी और इन दोनों के नाम आपको याद होना चाहिए। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी तथा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभार्थी कौन है? पूछा गया आपसे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभार्थी कौन है? पहला ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे, दूसरा ऑप्शन है बेरोजगार युवा, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण आबादी और चौथा ऑप्शन है वरिष्ठ नागरिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वरिष्ठ नागरिक। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए चलाई गई एक पेंशन योजना थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। भारत में सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? पूछा गया आपसे भारत में सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? पहला ऑप्शन है सेना प्रमुख, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है रक्षा मंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति। भारत में
सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। और आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है दोस्तों कि 2020 में सेनाओं में कौन सा एक नया पद बनाया गया है, तो यह बनाया गया है सीडीएस, और भारत के पहले सीडीएस होंगे जनरल बिपिन रावत। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। नवंबर 2017 में भारत किस शहर में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित करेगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4, नई दिल्ली में, जो कि अब आपको याद नहीं करना है क्योंकि यह 2017 का करंट अफेयर था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पूछा गया आपसे इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहला ऑप्शन है निशा मिलेट, दूसरा ऑप्शन है बुला चौधरी, तीसरा ऑप्शन है भक्ति शर्मा और चौथा ऑप्शन है अनीता सूद। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2, बुला चौधरी। बुला चौधरी इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। आगे चलते हैं अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? पूछा गया आपसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 40, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 22 और चौथा ऑप्शन है 20। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 24। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तीलियों की संख्या है 24 और इन तीलियों को या इस चक्र को जिसमें 24 तीलियां हैं, इन्हें राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण किला जबलपुर में स्थित है। पहला ऑप्शन है राणा सांगा किला, दूसरा ऑप्शन है आमला किला, तीसरा ऑप्शन है महाराजा किला और चौथा ऑप्शन है रानी दुर्गावती किला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रानी दुर्गावती किला। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है रानी दुर्गावती किला और जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक शिक्षित जिला है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सिखों के चौथे गुरु कौन थे? पूछा गया आपसे सिखों के चौथे गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन है गुरु रामदास, दूसरा ऑप्शन है गुरु अंगद देव, तीसरा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह और चौथा ऑप्शन है गुरु अमरदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गुरु रामदास। सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास और 2017 एमपी पुलिस एग्जाम में सिखों के सारे गुरुओं के नाम पूछे गए थे, तो आपको सीरियल वाइज सभी के नाम याद होना चाहिए। तो सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20। आयोडीन हार्मोनों का एक महत्वपूर्ण घटक है जो इसके द्वारा उत्पादित होता है। आपसे पूछा गया है कि आयोडीन हार्मोनों का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह किसके द्वारा उत्पादित होता है? पहला ऑप्शन है अपटू ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है प्रियूष ग्रंथि और चौथा ऑप्शन है अग्नाशय। तो आपको बताना है कि इनमें से आयोडीन का निर्माण कहाँ होता है जो हार्मोनों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अपटू ग्रंथि में। अपटू ग्रंथि में आयोडीन का निर्माण होता है और इसे थायराइड ग्रंथि भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। पहला ऑप्शन है केगा शक्ति संयंत्र, दूसरा ऑप्शन है तारापुर शक्ति संयंत्र, तीसरा ऑप्शन है कल्पक्कम शक्ति संयंत्र और चौथा ऑप्शन है काकरापारा शक्ति संयंत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कल्पक्कम शक्ति संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम हैं के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22। वह खगोलीय पिंड जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता निम्न होते हैं। आपसे पूछा गया है कि वह खगोलीय पिंड जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है तारामंडल, दूसरा ऑप्शन है ग्रह, तीसरा ऑप्शन है श्वेत वामन और चौथा ऑप्शन है तारे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ग्रह। ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। यह तारों से प्रकाश प्राप्त करते हैं जैसे कि पृथ्वी सूर्य का प्रकाश प्राप्त करती है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23। किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है? पूछा गया आपसे किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है। पहला ऑप्शन है ट्रैकिड, दूसरा ऑप्शन है चालनी नलियाँ, तीसरा ऑप्शन है वाहिकाएं और चौथा ऑप्शन है सहचर कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सहचर कोशिकाओं में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24।
हमारे शरीर का कौन सा तंत्र संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होता है? पूछा गया आपसे, हमारे शरीर का कौन सा तंत्र संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होता है? पहला ऑप्शन है प्रजनन तंत्र, दूसरा ऑप्शन है प्रतिरक्षी तंत्र, तीसरा ऑप्शन है पाचन तंत्र और चौथा ऑप्शन है अध्यावरणी तंत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रतिरक्षी तंत्र। हमारे शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र शरीर को बाहरी संक्रमणों से संरक्षित करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25, वसा को भंडारित करने वाले ऊतक का नाम बताइए। आपसे पूछा गया है वसा को भंडारित करने वाले ऊतक का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है रक्त, दूसरा ऑप्शन है एरियोलर, तीसरा ऑप्शन है बसी और चौथा ऑप्शन है अस्थि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बसी। वसा को भंडारित करने वाले ऊतक होते हैं बसी ऊतक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, ठोस अपशिष्टों से क्या तात्पर्य है? पूछा गया आपसे ठोस अपशिष्टों से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है केवल विकारित सब्जियां एवं सब्जियों के छिलके, दूसरा ऑप्शन है केवल पशुओं का गोबर, लकड़ी, कागज, कपड़ा, फूस, पटसन, प्रयुक्त चाय की पत्तियां, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन है केवल घरेलू कूड़ा, मूत्र, कृषि अवशेष। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ये सभी सब्जियां, सब्जियों के छिलके, पशुओं का गोबर, लकड़ी, कागज, कपड़ा, फूस, पटसन, प्रयुक्त चाय की पत्तियां, घरेलू कूड़ा, मूत्र और कृषि अवशेष सभी ठोस अपशिष्टों के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28, मंदिर की घंटियां धातुओं से बनी होती हैं क्यों? आपसे पूछा गया है कि जो मंदिर की घंटियां होती हैं वह धातुओं से क्यों बनी होती हैं? पहला ऑप्शन है धातुएं भारी होती हैं, दूसरा ऑप्शन है धातुएं तन्य होती हैं, तीसरा ऑप्शन है धातुएं आघातवर्धक होती हैं और चौथा ऑप्शन है धातुएं ध्वनिक होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, धातुएं ध्वनिक होती हैं। इसलिए मंदिरों की घंटियां धातुओं की बनाई जाती हैं ताकि धातुओं से ध्वनि की आवाज़ काफ़ी दूर तक पहुँचे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29, किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों में से कौन सा एक लड़कों से संबंधित नहीं है? पूछा गया आपसे किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों में से कौन सा एक लड़कों से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है अनिमेष स्वर, दूसरा ऑप्शन है मुँह छाना, तीसरा ऑप्शन है ऊंचाई में वृद्धि और चौथा ऑप्शन है चौड़े कंधे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनिमेष स्वर। किशोरावस्था के दौरान लड़कों में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है अनिमेष स्वर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30, निम्न वर्णित विशेषताओं में से कौन सी एक रेखित पेशी के लिए लागू नहीं होती है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक विशेषता रेखित पेशी की नहीं है। पहला ऑप्शन है वे एकल संकेतक होती है, दूसरा ऑप्शन है वे वैकल्पिक हल्के और गहरे पट्टे दिखाती हैं, तीसरा ऑप्शन है वे आमतौर पर अस्थियों से संलग्न होती है, चौथा ऑप्शन है वे बेलनाकार और गैर शाखित हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वे एकल संकेंद्रक होती हैं। तो यह रेखित पेशियों की विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 31, फर्ण पर्णकों के नीचे की तरफ दिखने वाली काले बिंदु जैसी संरचनाएं होती हैं। आपसे पूछा गया है कि जो फर्ण पर्णक होते हैं उनमें नीचे की तरफ दिखने वाली काले बिंदु जैसी संरचनाएं क्या होती हैं? पहला ऑप्शन है सोरी, दूसरा ऑप्शन है बीज, तीसरा ऑप्शन है बीजाणु और चौथा ऑप्शन है बीजाणु पर्ण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सोरी। फर्ण पर्णकों के नीचे की तरफ दिखने वाली काली बिंदु जैसी संरचनाओं को सोरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 32, द्रुतगामी बीज किस में पाए जाते हैं? पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन देकर कि इनमें से किस में द्रुतगामी बीज पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है पर्णांग, दूसरा ऑप्शन है सूर्यमुखी, तीसरा ऑप्शन है जेंथियम और चौथा ऑप्शन है ड्रमस्टिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ड्रमस्टिक। द्रुतगामी बीज ड्रमस्टिक में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। और यदि आप लोगों को MP+ एग्ज़ाम 2016, 2017, NTPC एग्ज़ाम 2016, 2017, 2021 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के GK, GS और साइंस के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियो की PDF फाइल भी फ्री में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 33, जब इलेक्ट्रोड को अम्लीकृत पानी में डुबोया जाता है तथा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धनात्मक सिरे पर बनने वाले बुलबुले होते हैं। आपसे पूछा गया है कि जब इलेक्ट्रोड को अम्लीकृत पानी में डुबोया जाता है तथा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धनात्मक सिरे पर बनने वाले बुलबुले किस गैस के होते हैं? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन गैस के। जब इलेक्ट्रोड को अम्लीकृत पानी में डुबाया जाता है तथा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके धनात्मक सिरे पर बनने वाले बुलबुले ऑक्सीजन गैस के होते हैं और ऑक्सीजन गैस का आणविक सूत्र होता है O2। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।